दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका ऐसा लगता है कि युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। और ईरान और अमेरिका जब युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं तो क्या इस वक्त प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा, जो इजराइल के अंदर भी एक अलग तरह के विवाद के बीच में हो रहा है, क्या मौजूदा दौर में परिस्थितियों को सामान्य बनाने में कारगर हो पाएगा? एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लिमिटेड स्ट्राइक जैसी चीजों पर विचार कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब लिमिटेड स्ट्राइक जैसी चीजों पर विचार कर रहे हैं, उसी दरमियान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का बयान आता है। वो साफ साफ कहते हैं कि लिमिटेड स्ट्राइक जैसी कोई चीज नहीं होती, और उससे भी बड़ी बात वो कहते हैं कि दुनिया में हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है और अमेरिका ईरान ऐसी किसी भी कार्रवाई को आक्रामक कार्रवाई ही मानेगा और मजबूती से जवाब देगा। एक तरफ पिछले वर्ष ईरान बनाम इजराइल के बीच जिस प्रकार से युद्ध की परिस्थितियां पैदा हुई, उसमें पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान ने अपने उन्नत तकनीक के बूते इजराइल समेत पूरे विश्व को चौंका दिया था। जिस ईरान को एक अलग तरीके का देश समझा जाता था, उस ईरान ने कम से कम तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर ली है, ये इजराइल ने भी कल्पना नहीं की थी, अमेरिका ने भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप प्रशासन आखिर चाहता क्या है? एक तरफ वार्ताओं का दौर, कभी जिनेवा में, कभी कतर में, कहीं और कहीं और, ये जो वार्ताएं चल रही है, इन वार्ताओं के बीच में अगर अमेरिकी प्रशासन एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि के पर दस्तखत कर चुके ईरान के साथ यदि कोई न्यूक्लियर डील चाहता है और उसके लिए कोई अघोषित समय सीमा पर वो जोर दे रहा है कि अगले 24-48 घंटे में ईरान मान जाए, तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए यह स्वाभिमान पर चोट जैसी बात दिखाई दे रही है कि पूरी दुनिया में जब तमाम देश, यहां तक कि भारत ने भी एनपीटी पर साइन नहीं किया, उस दौर में ईरान ने एनपीटी पर साइन किया, बावजूद इसके अमेरिका उसके ऊपर परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के को लेकर जो दबाव बनाना चाहता है और ईरान के वादे के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समेत पूरे मध्य पूर्व में होने क्या जा रहा है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? लेकिन इन सब के बीच ईरान में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, कि वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें, अपना पासपोर्ट, भारतीय पासपोर्ट साथ में रखें और जो भी साधन उन्हें मिले तत्काल प्रभाव से वो ईरान से बाहर निकलना शुरू करें। इसका सीधा मतलब यह होता है कि भारत को भी अंदेशा हो चला है कि ईरान अब युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और ईरान की परिस्थितियां कभी भी अशांत हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, आधुनिक रडार सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है और आत्मरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार दिखता है। तो क्या ट्रंप प्रशासन पीछे हटेगा? क्या खामनेई प्रशासन पीछे हटेगा? और क्या इन दोनों के बीच बातचीत का रास्ता निकल जाएगा? मोटे तौर पर कहें तो सारी लड़ाई दुनिया की ईंधन सप्लाई को लेकर है। वेनेजुएला के बाद क्या अब ईरान के तेल संसाधनों पर दुनिया की बड़ी ताकत यानी अमेरिका की नजर है? और इन सब के बीच चीन और रूस की जो भूमिका है, कहीं ना कहीं अमेरिका उसको लेकर भी थोड़ा सतर्क होकर चल रहा है। पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले की को बारीकी से समझने के लिए हम सीधे चलते हैं डॉक्टर एफआर सिद्दीकी के पास। सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मौजूदा परिदृश्य में जो दिखाई दे रहा है कि युद्ध के मुहाने पर दोनों देश खड़े हैं, खामनेई प्रशासन और ट्रंप प्रशासन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो इस परिस्थिति में आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जहां तक ईरान यूएस की बात है, ये कोई मामला नया नहीं है। जब से यूएस ने सैंक्शन लगाया है 1979 से रिवॉल्यूशन के बाद, तो तकरीबन आज 46 साल हो गए हैं जो दोनों के बीच किसी न किसी इशू पर डिफरेंसेस रहे हैं, डिप्लोमेटिक डिफरेंसेस रहे हैं, आइडियोलॉजिकल रहे हैं, पॉलिटिकल रहे हैं, जियो पॉलिटिकल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रहे हैं। लेकिन चीजों में तेजी जब से आई, जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूक्लियर डील को 2018 में कैंसिल किया। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने 2015 में न्यूक्लियर डील की थी, उसमें कुछ चीजें शरायत थी, कुछ दोनों पार्टी ने अपने कुछ टफ स्टैंड को जो है उन्होंने कुछ सॉफ्ट किया था, कुछ कंसीड किया था दोनों पार्टीज ने। लेकिन
ट्रंप के आने के बाद जो पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा बदला, जो वेस्ट एशिया का नक्शा बदला, उसमें सबसे बड़ा जो मेजर प्लेयर थे वो थे ईरान और इजराइल। इजराइल को यूएस ने जिस तरह का सपोर्ट दिया, अपनी डिप्लोमेसी को, पॉलिटिक्स को, यूएन रेजोल्यूशन को पीछे रख के, जिस तरह से उन्होंने सिंगल हैंडेडली पूरी तरह फ्री रीन दिया इजराइल को, उसका नतीजा है कि आज जो है जो कुछ हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट जो अरब वर्ल्ड में हो रहा है। यूएस की टैक्टिस ये रही है कि मैक्सिमलिस्ट प्रेशर जितना भी हो सके ईरान पे प्रेशर डालिए, और उसमें 3 चीजें हैं। पहली है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा है बैलिस्टिक मिसाइल, तीसरा है ईरान का जो रीजनल, जो उसका श्रेय है, जो रीजनल प्रेजेंस है, जो रीजनल इंटरवेंशन है, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो इराक में हो, उसको कम करना है। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं, जैसे जैसे कन्वर्सेशन या जो मीडिएशन या नेगोशिएशन जो बढ़ रहा है, वैसे वैसे यूएस की शर्तें बढ़ती जा रही हैं। पहले हमने देखा कि पूरा का पूरा मामला वो था, वो न्यूक्लियर यूरेनियम इंडस्ट्रीमेंट था कि आप यहाँ इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक उसमें चीजें और ऐड हुई कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, उसको भी आपको कम करना पड़ेगा, उसके रेंज को कम करना पड़ेगा। तीसरी बात फिर आ गई कि आपका जो रीजनल रोल है उसको कम करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, एक सॉवरेन नेशन, एक सिविलाइजेशन स्टेट, एक वो स्टेट जो 45 साल से सबसे बड़े दुनिया के प्लेनेट, सबसे बड़े पावर से लगातार संघर्ष कर रहा है, इकोनॉमिक सैंक्शन को झेल रहा है, पॉलिटिकल आइसोलेशन को झेल रहा है, उसको इस तरह से आप डिक्टेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि ईरान को पता है कि ये यूएस का जो पूरा डिजाइन है, जो पूरा नेगोशिएशन है, उसमें कुछ सीरियसनेस नहीं है। यूएस की सीधे सीधे जो है शर्त है उसकी ये है, पहले एक कंडीशनल डायलॉग का तरीका ये होता है कि आप कुछ चीजें मीडिएशन के बाद कुछ फैसला करते हैं, लेकिन यूएस ने पहले फैसला कर लिया है तब वो मीडिएट कर रहे हैं। ईरान ने बार बार कहा है कि ये कोई मीडिएशन का, ये डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन का तरीका नहीं होता है, पहले हम कोई कंडीशन नहीं मानेंगे। तो इधर देखिए, अब उनको लगता है पिछले 2 साल से गाजा के बाद मिडिल ईस्ट में जिस तरह का इजराइल का वर्चस्व बढ़ा है, जिस तरह का यूएस की हेजेमनी बढ़ी है, और जिस तरह से प्रो ईरान जितनी भी सारी ताकतें थी उसको एक एक करके जैसे कमजोर किया, प्रेसिडेंट असद का जाना, हिजबुल्लाह का वीक होना, हमास का ऑलमोस्ट खत्म होना, और यमन में हुथीज को कम से कम इंटरनली तौर पे न्यूट्रलाइज करने के बाद सबसे बड़ा जो एक पावर है जो कन्फ्रंट कर सकता है इजराइल को, जो कन्फ्रंट कर सकता है एक जो यूएस डिजाइन है हेजेमनी उस रीजन में, वो ईरान बचता है। इराक को उन्होंने पहले एलिमिनेट किया मिलिटरी, लीबिया को उन्होंने किया। तो इस वक्त दुनिया में एक जो ताकत है जो बिल्कुल लगता है इनको कि ये इसके पास पॉलिटिक्स भी है, जियोपॉलिटिक्स भी है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मिसाइल भी है, विल भी है, इसको अगर हम पूरी तरह से डिसमेंटल कर देंगे तो उस खित्ते में, उस पूरे क्षेत्र में एक पावर बचेगा, वो बचेगा इजराइल। तो ये पूरी जो डिजाइन है वो इजराइल के लिए है, पूरी जो डिजाइन है। आप इजराइल के ऊपर आ गए, मैं आप माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। तो हाँ, तो वो पूरी की पूरी ये हेजेमनी की लड़ाई है। मुझे लगता है कि ये वार जो होगा वो लिमिटेड नहीं होगा। लिमिटेड इसलिए नहीं होगा कि वार जब मैं लिमिटेड वाले सवाल पे आ रहा हूं अभी, मैं लिमिटेड वाले सवाल पे आ रहा हूं अभी। हाँ, उसके पहले जरा ये बता दीजिए, नहीं मैं उस सवाल पे आ रहा हूं, उसके पहले जरा ये बताइए कि एक तरफ भारत की जहां तक सवाल है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जहां तक सवाल है, शुरुआत हम भारत से ही करते हैं और भारत की ही चर्चा, चूंकि हम सब भारतीय हैं। जी। हमारी दोस्ती ईरान से भी रही है, गाढ़ी दोस्ती रही है, हमारे संबंध इजराइल से भी रहे हैं, हमारे संबंध फिलिस्तीन से भी रहे, और सबसे दोस्ताना संबंध रहे, अरब देशों से भी रहे। एक ऐसे वक्त पर जब कहा जा रहा है कि इजराइल की सह पर अमेरिका इस युद्ध में कूदने के लिए तैयार हुआ, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पे जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय एम्बेसी भारतीय समुदाय को ईरान से निकलने की सलाह दे रही है, वो चिट्ठी जारी कर रही है। और इन सब के बीच इजराइल का विपक्ष, प्रधानमंत्री जब इजरायली संसद यानी नेसेट को संबोधित करेंगे उस वक्त वो बहिष्कार की धमकी दे रहा है, क्योंकि वहां उनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मान्यता दिलाने को लेकर अलग संघर्ष चल रहा है। सवाल यह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जो भारत की प्रतिष्ठा है उसको देखते हुए जब इजराइल खुद अंदर से एक नहीं है, ईरान के साथ हमारे दोस्ताना संबंध कसौटी पर आ सकते हैं, इन सब को देखते हुए प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा इस वक्त क्या इतना महत्वपूर्ण हो चला है
की चर्चा है कि अगले 2 या 3 दिनों के भीतर वो वहां जा सकते हैं, और वो दौरा क्या वाकई आपको लगता है कि किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? आपने कहा कि वो इंटरनल बाइकॉट, तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब दो फ्रंट पे लड़ रहे हैं। एक तो एक्सटर्नल लड़ रहे हैं गाजा को लेके, उससे बड़ी फाइट जो वो इंटरनल लड़ रहे हैं। इंटरनल का मामला यह है कि बहुत सारे उनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, उनके ऊपर जुडिशरी जो है उनके वो बहुत सारे रिफॉर्म लेना चाहते हैं जिससे जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आ जाए। तो ये सारा का सारा मामला उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल का है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करके वो अपनी एक इम्बोल्डन, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, अपनी पॉलिटिकल पॉपुलरिटी को जब बताना चाहते हैं। और जहां तक मामला यह है कि वहां के चीफ जस्टिस को इनवाइट नहीं कर रहे, तो चीफ जस्टिस से उनके जो जस्टिस मिनिस्टर हैं उन तक ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। जो इजरायली जो गैजेट है उसमें अब तक उनका नाम नहीं आया है, तो अभी भी उनके ऑफिशियल जो उनका डिजिग्नेशन है वो अभी भी डाउटफुल है। तो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाइकआउट करना, उनके एड्रेस को कैनेसेट बाइकआउट करना, ये करना, उससे मुझे लगता है कि शायद ये ज्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन है। उससे लार्जर उसमें डिजाइन में इजराइल इंडिया का रिश्ता है उस पर नहीं फर्क पड़ेगा। आपको याद होगा जो अपोजिशन लीडर का स्टेटमेंट है, उन्होंने लिखा है प्राइम मिनिस्टर को हम नहीं चाहते हैं कि हम इंडिया को लूज करें, हम नहीं चाहते कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में रखे, लेकिन ये आपके ऊपर है, आपको मसला हल करना है, आपको चीफ जस्टिस को इनवाइट करना है, जो हमारा कन्वेंशन है उसको आपको प्रिजर्व करना है। तो उनको भी ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया जो है एक बड़ी कंट्री है, डेमोग्राफिकली, पॉलिटिकली, मिलिट्रली एक राइजिंग इकोनॉमी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो विजिट है उसके पर्सपेक्टिव में हमें आपको देखना है। जी, वापस ईरान पे आते हैं। सिद्दीकी साहब, ईरान के मामले में जो ताजा डेवलपमेंट है वो यही है कि अमेरिका लिमिटेड स्ट्राइक पर विचार कर रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। ट्रंप ने भी एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि हाँ, हम इस ऑप्शन पर सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्रालय का जो के प्रवक्ता का जो इस्माइल बकाई का जो बयान आया है वो साफ कह रहे हैं कि किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई को हम आक्रामक कार्रवाई मानेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। लिमिटेड स्ट्राइक जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये उनका मानना। दूसरी तरफ इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि जिस तरह से वेनेजुएला में रिजीम चेंज कराया अमेरिका ने, ईरान में उस तरह से संभव नहीं है, तो वो दूसरी तरह से रिजीम चेंज की दिशा में काम करना चाहता है। और पिछले 1-1.5 साल से इस तरह की खबरें आ रही है। क्या खामनेई प्रशासन, जिस तरह से अमेरिका की आक्रामकता बढ़ती जा रही है, इजराइल भी अपने यहां तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है और पूरा जो तटीय इलाका है ईरान का, वो ऐसा लगता है कि युद्ध लगभग मुहाने पर है, कभी भी शुरू हो सकता है। ये स्थिति जो बनी हुई है, इस स्थिति में अब खामनेई प्रशासन के पास रास्ता क्या बचता है? देखिए, ईरानियन सिचुएशन को वेनेजुएला से कंपेयर करना मेरे ख्याल में उतना सही नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो कि ईरान की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, ईरान का जो इंटरनल डायनामिज्म है, ईरान के अंदर जो विल पावर है, जो ट्रांसपोर्टेशन पावर है, और उसकी जो रेसिलिएंट इकोनॉमी है, उसने अब तक उसको इनेबल किया है पूरे ग्लोबल सैंक्शन को बियर करने के लिए। दूसरी बात, ईरान कॉन्स्टेंटली कहता रहा है कि अगर किसी तरह का अटैक होगा तो हम अमेरिकन बेस पे टारगेट करेंगे। और अमेरिकन बेसेस जो हैं गल्फ कंट्री में बहुत जगह हैं, कतर में भी हैं, बहरीन में भी हैं, कुवैत में भी हैं, सऊदी अरब में भी हैं। अराउंड 70,000 की मरीन्स वहां पे एक्टिव है। ईरान ने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार कहा है कि हम जितना भी आपके बेसेस हम टारगेट करेंगे। और ईरान ने पिछले जून में साबित कर दिया, जब उन्होंने यूएस के जो बेस है कतर में, उसको उन्होंने टारगेट किया था। तीसरी बात, जब वार ये अमेरिका डिफाइन नहीं करेगा कि ये वार लिमिटेड होगा। एक जो लिमिटेड वार जो हुआ था वो जून में, हमने देखा कि वो वार कैसे खत्म हुआ। लेकिन ईरान को ये सबक मिल चुका है कि वार का मामला ये है कि वार जब होगा तो ये ईरान के, देखिए ईरान के पास लूज करने को नहीं कुछ है। ईरान के पास जो उसका जो पूरा एसेट है वो है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसपे वो कई सालों से काम कर रहा है और जिसकी इर्द गिर्द उसकी पॉलिटिक्स घूम रही है। तो ईरान किसी भी तरह से बो डाउन नहीं करने वाला है। और जो कह रहा है कि कोई भी लिमिटेड स्ट्राइक होगी, मतलब है, तो बात सही है। जब वार शुरू होता है तो वार का जो डिटरमिन करेगा वार की डायरेक्शन क्या होगा, वार की इंटेंसिटी क्या होगी, किसी एक पे डिपेंड नहीं करता है जी। अब आपने बात की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने कई बार कहा है कि हम उसको जो है ब्लॉक कर देंगे। वहां से तकरीबन 20% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है उसी चोक पॉइंट से जाता है। लेकिन
रिसेंट हिस्ट्री में अब तक स्टेट ऑफ हुर्मुज को कभी ब्लॉक नहीं किया गया। इससे बड़ी बड़ी सिचुएशन आई है, इससे बड़ी बड़ी मतलब चीजें जो है एकदम लगा कि अब वार हुआ कि तब वार हुआ, तब भी ये जो है थ्रेट के परसेप्शन तक, एक रेटोरिक के परसेप्शन तक, रेटोरिक या कहिए कि एक वोकल एग्रेसिव पॉलिटिकल जेस्चर के तौर पे रहा है। इसलिए कि स्टेट ऑफ हुर्मुज का ताल्लुक सिर्फ अमेरिका से नहीं है, स्टेट ऑफ हुर्मुज का ताल्लुक वहां से ग्लोबल ट्रेड जाता है, वहां पे यूरोपियन पावर भी है, वहां पे एशियन पावर भी है, वहां पे अफ्रीकन पावर भी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ईरान के एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होगा, और ईरान स्टेट ऑफ हुर्मुज को बंद करके अपने बहुत सारे एनिमी को क्रिएट कर लेगा, वो अपनी सिंपैथी को लूज करेगा। और ईरान के लिए ये करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह से फोर्सेस का मोबिलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से यूएस का जो एग्रेसिव पोस्चर है, जिस तरह का ट्रम्प की कांस्टेंट वार्निंग है, तो वो चीजें ज्यादा सा मुश्किल होगा। अब बात आती है खामेनी रिजीम की। तो देखिए, रिजीम को चेंज करने की पॉलिसी हमने देखी दो जगह, और यूएस तकरीबन दोनों जगह फेल रहा है। अपने ऑब्जेक्टिव में तो कामयाब हो गया, लेकिन जो लॉन्ग टर्म डिजाइन था वहां फेल हो गया। उसने अफगानिस्तान में रिजीम चेंज किया, इराक में चेंज किया। उसके बाद हमने देखा कि इराक में 20 साल तक क्या हालात रहे, 2003 के बाद कैसे कैसे चीजें हुई। अफगानिस्तान में देखा कि अल्टीमेटली यूएस को विड्रा करना पड़ा, इराक में देखा कि विड्रा करना पड़ा, और ये चीजें 2003 में हुई थी, 2001 में हुई थी। अब देखिए 20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। 20 साल में ईरान के अंदर एक नए तरह की एंटी अमेरिकन फीलिंग, एक नई जनरेशन, एक नया एम्बिशन, नए एस्पिरेशंस, नई यंग लीडरशिप प्रेसिडेंट जो है वहां के, तो उसको मेरे ख्याल में बदलना बड़ा मुश्किल होगा। और देखिए, ईरान जो है इराक नहीं है। ईरान की सिचुएशन, ईरान की पब्लिक, ईरान की डेमोग्राफी जो है वो कहीं बड़ी है। ईरान की जो इंटरनल डायनामिज्म है, ईरान के अंदर एक जो जिस तरह से लड़ने की क्षमता है, जो वहां के अंदर के लोगों का जो अपना एक पॉलिटिकल विल है, उसको बिल्कुल सप्रेस करना, उसको प्रोसिक्यूट करना, उसको किल करना अमेरिका के लिए तो आसान नहीं होगा। इसलिए अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब बार बार लिमिटेड स्ट्राइक होगी। लेकिन लिमिटेड स्ट्राइक होने का मतलब यह है कि आप ईरान को वार में भी डिक्टेट कर रहे हैं। तो वार में तो नहीं, जब आपने वार लॉन्च कर दिया तब तो आपके हाथ से चीजें निकल गई, तब तो दूसरी पार्टी पे डिपेंडिंग वो कैसे लेता है। अगर आप कहते हैं लिमिटेड है तो ईरान उसको नहीं मानेगा, ईरान कहेगा भाई तो फुल फ्लेज वॉर है। तो उसकी चीजें मुझे लगता है कि अगर कुछ होने जा रहा है तो बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। जो आप बहुत बड़े पैमाने पे होने की बात कह रहे हैं, सवाल यही है कि क्या इस पे जो एक्सटर्नल फोर्सेज है, जैसे जॉर्डन के इस्तेमाल की बात आ रही है कि जॉर्डन शायद कोई रास्ता निकले वहां से, एक तरफ कहा जा रहा था कि जेनेवा से कहीं कोई रास्ता निकले, दूसरी तरफ कतर की तरफ से कोशिश हो रही थी कि कोई रास्ता निकले। अभी इस बीच में कौन प्लेयर आपको दिखाई देता है जो वाकई कोई रास्ता निकाल सकता हो? देखिए, हमने देखा जिस तरह का नेगोशिएशन का जो नेचर है वो बहुत ही डिक्टेटोरियल है। उसमें आप नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, आप डिक्टेट कर रहे हैं। और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव पूरा है कि उसको डिप्राइव करना है ईरान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के राइट से, और ईरान तैयार नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि किसी तरह का कोई भी नेगोशिएशन बहुत ही कामयाब होने जा रहा है। और अगर अमेरिका ने अपना माइंड को बिल्कुल मेकअप कर लिया कि हमको स्ट्राइक करना ही है, तो अब नेगोशिएशन गुंजाइश कम है। जैसा कि आपको याद होगा कि जून में जो पहला जो फेस हुआ वो मस्कत में हुआ, उसके बाद जब जेनेवा में बातचीत चल रही थी तभी मतलब ईरान ने, यूएस ने इजराइल स्ट्राइक कर दिया। तो इस बार नेगोशिएशन से पहले ईरान बार बार कहता रहा है कि हमारी जो बटन जो है तैयार है, एनी टाइम वी कैन प्रेस आवर बटन फॉर द वॉर। तो ईरान बहुत ही मेंटली साइकोलॉजिकली बहुत प्रिपेयर्ड है, इसलिए कि एक बार वो धोखा खा चुका है। तो नेगोशिएशन के साथ साथ ईरान की पूरी तैयारी भी जारी थी, और उसको धोखा खाए हुए या जो बिटर लेसन ईरान ने सीखा था, अब इसी मुश्किल से मेरे ख्याल में 7-8 महीने हुए हैं। तो अब निगोशिएशन का या मीडिएशन का या किसी बड़े पावर को इंटरवीन करके इस वार को डिटर करने का मुझे लगता है कोई स्कोप नहीं है, इसलिए कि सबकी अपनी लिमिटेशन है। कतर तो इन्वॉल्व है गाजा क्राइसिस में, टर्की की अपनी लिमिटेशन है, उसके बाद सऊदी अरेबिया और यूएई अपने आप में कन्फ्रंट कर रहे हैं, इजिप्ट आइसोलेटेड है, रशिया जो है अपने यूक्रेन को देख रहा है, चाइना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहता अपने आप को किसी भी मेजर कंफ्लिक्ट में। चाइना की ऐसी हिस्ट्री है कि चाइना का सारा एंगेजमेंट इकोनॉमिक एंगेजमेंट है। जब आएगा पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक या मिलिट्री एंगेजमेंट, तो चाइना से कुछ उम्मीद करना मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अकलमंदी नहीं होगी। तो मुझे लगता नहीं है कि ईरान और यूएस के बीच में जो एसिमेट्री है उसमें किसी भी मिडिल पावर को या मेजर पावर को या ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के लिए कोई स्पेस बचता है। यूएन का हमने देख लिया किस तरह से फेल है, हमने देख लिया कि ओआईसी कैसे, तो जो है छोटे या बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशन है
और उसको जिस तरह से ट्रंप ने जिस तरह से उसको डिग्रेड किया है, जिस तरह से उसकी सिचुएशन को, उसकी पोजीशन को अंडरमाइन किया है, तो हमें वहां भी उस क्वार्टर से मुझे कुछ, हमें आपको कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर जी वार हो रहा है तो फुल फ्लेज वार होगा, कन्फ्रंटेशन होगा, लेकिन रिजीम चेंज को लेके मेरे ख्याल में अगर यूएस का ये एम्बिशन है, ये यूएस की डिजाइन है, तो उतना उसके लिए आसान नहीं होगा। और वो रीजनल पावर भी नहीं चाहेंगे, इसलिए कि इराक का इंपैक्ट देखा टर्की में हुआ, इराक का इंपैक्ट गल्फ सीरिया में हुआ, तो रीजनल कम से कम पावर इस फेवर में तो नहीं होंगे कि ईरान में ऐसी कोई डिजाइन हो जो इराक में अडॉप्ट की गई हो या अफगानिस्तान में अडॉप्ट की गई हो। जी। नहीं, एक सवाल इसको लेकर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं इस बात को, काफी रुचि होती है लोगों की इस बात में कि ईरान ने पिछले साल जो किया, मुंहतोड़ जवाब दिया इजराइल के हमले का, और उसे ईरान की जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है, जो टेक्नोलॉजी में उसने विकास किया है, उसका बहुत बड़ा रोल है। अब चूंकि सीधे सीधे कहा जाए तो इजराइल के बिहाफ पर पीछे से उसका मजबूत साथी अमेरिका आ गया है, ट्रंप प्रशासन आ गया है, तो ये लड़ाई पूरी तौर पर तकनीक की, टेक्नोलॉजी की लड़ाई होने जा रही है। चारों तरफ इस बात की है कि अगर कोई युद्ध होता है तो इसमें तकनीक की बड़ी भूमिका होगी, वो सद्दाम हुसैन प्रशासन वाली बात नहीं है। क्या आपको दिखाई देता है कि उतनी दूर बैठा हुआ अमेरिका मिडल ईस्ट में आकर के ईरान के साथ कन्फ्रंट करने की स्थिति में, क्या वाकई ईरान के पास ऐसी चीजें अभी है जिसमें वो बहुत मजबूत टक्कर दे सके? देखिए, जहां तक मेरा सवाल मिसाइल टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार जी जी टेक्नोलॉजी, इन सब पर जी है। जी जी नहीं, देखिए, जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल यूएस का स्ट्रांगेस्ट एंड ओल्डेस्ट एलाई है मिडिल ईस्ट में। तो जी कोई भी एक्शन, इजराइल का कोई भी एक्शन होगा कहीं भी होगा, वो बगैर यूएस सपोर्ट के इम्पॉसिबल है। और गाजा के वार ने यह साबित कर दिया कि इजराइल उतना बड़ा पावर नहीं था जितना हम दुनिया समझ रही थी। अगर जी यूएस का सपोर्ट ना होता तो शायद इजराइल को वहां पे सस्टेन करना, वहां पे सरवाइव करना मिलिटरी उतना आसान नहीं होता जितनी आसानी से 2-2.5 साल से अपने आप को वहां पे सस्टेन किए हुए हैं। और सिर्फ गाजा में नहीं, एक वक्त ये था साल 20 साल वो 6-6-7 फ्रंट पे वॉर कर रहे थे। हाँ अमेरिका के जो देखिए सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो उसकी ज्योग्राफी है। जी अमेरिका की ज्योग्राफी उसके लिए इतना बड़ा एसेट है कि पूरी दुनिया में उसकी फोर्सेस फैली हुई हैं, उसके उसके पास अनगिनत बेसेस हैं, उसके पास अनगिनत फ्लीट हैं। तो अमेरिका को आना नहीं होता कि अमेरिका वहां से दूर बैठा हुआ बिल्कुल एकदम जी एक्सट्रीम वेस्ट में अमेरिका की चीजें आएंगी। अमेरिका के पास उस रीजन में 1000 किलोमीटर की रेंज में जो है ईरान की फोर्सेस तकरीबन दुनिया के जितने भी कंफ्लिक्चुअल जोन हैं, जितने भी सेंसिटिव पोजीशन, जितनी भी डिलिकेट सिचुएशन है, वहां पे अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं। हाँ जहां तक आपने बात की टेक्नोलॉजी की, देखिए, इस वक्त दुनिया में जो सबसे, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑन द प्लैनेट। जी और इतनी बड़ी एसिमेट्री है दोनों के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में, कि हमें किसी तरह का मैच के बारे में सोचना जरा सा, हमको लगता है कि हम एक बहुत ही बायस्ड एक जी ओपिनियन रखेंगे। जी और इजराइल की टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है, इजराइल ने कहा है कि हम भी ज्वाइन नहीं, ये करेंगे। सवाल वहीं से उठा कि जब इजराइल को ईरान ने टक्कर दी तो एक आत्मविश्वास भी आया ईरान के अंदर, और लोगों के अंदर भी आया कि नहीं, जब इजराइल इनविंसिबल नहीं है तो अमेरिका को सोचना चाहिए था कि हाँ, क्यों इस पचड़े में पड़े, लेकिन बावजूद इसके ट्रंप प्रशासन वहां पड़ा हुआ है। ये नहीं, सवाल, ट्रम्प और की इसी से देखिए, सवाल हाँ, उठता है। ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, इतनी फ्लीटिंग है, इतनी फ्लूड है कि वो कब क्या करें किसी को पता नहीं। और जहां तक बात है, देखिए, 12 डे स्ट्राइक का होना इजराइल के बीच, इजराइल ईरान के बीच, और यूएस ईरान के बीच होना, ये अलग बात है। लेकिन अगर वाकई फुल फ्लेज वार है, होती है, अगर जैसा कि सिनेरियो लग रहा है, जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, तो ईरान के लिए बहुत ही लंबे वक्त तक अपने आप को सिक्योरिटी के मैदान में या बैटल ग्राउंड में या चाहे एयर डिफेंस में, उसमें सस्टेन करना उतना आसान नहीं होगा जितना कि हमें आपको ऐसे, मतलब इस जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं, जो ईरान के स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके पॉलिसी मेकर से, उनके एडवाइजर्स के, उनके स्पिरिचुअल लीडर्स के, उनके फ्रेंड्स के, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के, इनके स्पोक पर्सन के, तो जाहिर सी बात है वो एक नेशन स्टेट है, उनका अपना जाहिर सी बात है स्टेटमेंट देंगे, अपनी सारी तैयारियों को बताएंगे, वो करेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ज्यादा डिफरेंट है, जो बहुत ही गैप है, बहुत ही मिसमैच है दोनों में। और उसमें ईरान किस हद तक स्टैंड कर सकता है। और उसमें सबसे एक बात और भी है कि ईरान पिछले 2 साल में अगर ईरान कहीं से इम्बोल्डन हुआ है तो ईरान वीक भी हुआ है। ईरान की जो मिलिशिया थी, जो उसका फॉरेन पॉलिसी का सबसे स्ट्रांग जो कंपोनेंट था, उसकी मिलिशिया थी, वो बहुत वीक हो गई है।
हिजबुल्लाह बहुत ही सबड्यूड है, हमास ऑलमोस्ट डिवास्टेटेड है, सीरिया में बहुत सारी चीजें बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है जो रिजीम है वो एंटी ईरान रिजीम है। ईरान की इंटरनल सिचुएशन भी लोगों का ये कहना है कि भाई हमारी इंटरनल इकोनॉमी खराब है, आप कब तक एक्सटर्नल में इन्वॉल्व रहेंगे, कब तक इंगेज रहेंगे, कब तक ये। जी और ईरान को जो सबसे बड़ा मेजर एक सफर, एक जो जोश लगा है, वो लगा है ईरान की फॉरेन पॉलिसी, जो रीजनल पॉलिसी में उसके पास अब लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कि एक के बाद एक जो है उसके सारे जितने एलाइज थे वो सबका डिसमेंटल होते चले गए। तो ईरान की एक मिनट में आप बोल लूंगा कि ईरान की जो अब तक आइडेंटिटी रही है वो है एक्सटर्नल रही है, इंटरनल रही है। एक्सटर्नली ईरान बहुत ही एक्सपोज हो चुका है, बहुत ही वल्नरेबल हो चुका है ईरान। ईरान के पास अपने लोगों को बताने के लिए कि मैं रीजन में ये किया, मैंने पैलेस्टाइन को बचाया, मैंने हिजबुल्ला को सस्टेन किया, मैंने प्रेसिडेंट असद को मैंने पावर में रखा, तो वो चीजें ईरान की अब फर्स्ट टाइम ईरान की जनता है, ईरान की रिजीम है, बीच में जो उसकी जो पॉलिटिकल रेटोरिक है, जो उसके पॉलिटिकल प्लैंक हैं, जो उसकी पॉलिटिकल जो मतलब कहिए जो श्रेय था वो नहीं है। उस जी मामले में ईरान कैसे ये कर सकता है, अपने आवाम को कैसे कन्विंस कर सकता है, अपने लोगों को क्या बता सकता है, उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है अमेरिका से लड़ने के लिए, इजराइल से लड़ने के लिए। और देखिए अगर अमेरिका डिफीट नहीं कर सकता ईरान को, तो एक तरह का क्यास तो रीजन में क्रिएट कर सकता है, और किसी तरह का भी क्यास जो है वो इजराइल को बहुत ही बेनिफिट देता है। उसी क्यास की बुनियाद पे इजराइल अपने आप को एक्सपैंड करता है। उसके बाद एक्यूज है भाई सीरिया में बम्बार्ड कर रहा है कि वहां क्यास है, वो डर है कि वहां टेररिस्ट आएंगे, लेबनान भी बम्बार्ड कर रहा है, वो उसने यमन में बम्बार्ड किया है। तो इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि कैटिक सिचुएशन बनी रहे, ताकि हमारी जो मिलिट्री का पेनिट्रेशन है, हमारे जो डिप्लोमेटिक इंटेंजमेंट है वो और बढ़ता रहेगा। लेकिन ये उम्मीद करना कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन को बहुत दिन तक सस्टेन कर लेगा, ये कन्फ्रंट कर लेगा, ये मेरे ख्याल में आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो दिख रही है उसमें लगता है कि ईरान अभी भी एक बहुत वीकर एंटिटी है। जी आखिरी सवाल पर आ रहे हैं सिद्दीकी साहब हम, और बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि सबको इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत जिज्ञासा है कि अगले 48 से 72 घंटे में क्या होने वाला है। जिस प्रकार की मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि अब कभी भी अमेरिका की तरफ से जो तथाकथित लिमिटेड स्ट्राइक है वो शुरू हो सकती है, किस तरह के हालात आपको दिखाई दे रहे हैं? मुझे लगता है कि 48-72 आवर्स तो नहीं होगा मेरे ख्याल में। जो अमेरिका ने अभी पहले कहा था कि 10-15 दिन पहले, 10-15 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जो डेडलाइन है वो आगे बढ़ेगी मेरे ख्याल में। कुछ रास्ते निकलेंगे, लेकिन अमेरिका ने माइंड अगर मेकअप कर लिया तो वो स्ट्राइक तो करेंगे। लेकिन जो 72 घंटे की बात है, मुझे लगता है कि शायद मीडिया का अपना क्रिएशन हो या ट्रम्प का अपना स्टेटमेंट हो कि ताकि और जल्दी से दुनिया, मतलब एक ईरान में प्रेशर बने, लोग ईरान के पास भागे नहीं, डील कर लो डील कर, तो ईरान पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर डालने का एक मैकेनिज्म हो सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद 72 आवर्स के बियॉन्ड ये चीजें जाएंगी जो अब तक की सिचुएशन है, इसलिए कि ट्रम्प ने पहले ही कह दिया कि 10-15 दिन का हम टाइम दे रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और दोस्तों, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है डिप्लोमेसी, हिंदी में आमतौर पर दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, कूटनीति और राजनय। आज यहां पर राजनय की भूमिका कितनी ज्यादा है, और वही इस युद्ध को टाल सकने की स्थिति में है, और कूटनीति, और सबसे बड़ी बात कि उस कूटनीति के आसरे ट्रंप प्रशासन की जो जिद है वो कितना नीचे झुकने के लिए, पीछे हटने के लिए तैयार होती है। ये एक बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया को टैरिफ के माध्यम से डराने धमकाने की कोशिशें थी, क्या उसी तरह से ईरान को परमाणु अप्रसार के मुद्दों को लेकर डराने धमकाने की कोशिशें हैं? याद रखिए, परमाणु अप्रसार, न्यूक्लियर डील बहाना है। असल बात इजराइल की पिछले वर्ष की वो सरप्राइजिंग परिस्थितियां हैं, विस्मयकारी परिस्थितियां हैं जिसके बारे में इजराइल ने कभी सोचा नहीं था। और इजराइल के ह्यूमिलिएशन को कहीं ना कहीं माना गया कि ये अमेरिका को एक तरह से चुनौती है। अमेरिका ने इसे दिल पर ले लिया। लेकिन जिस प्रकार से पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की पॉलिसी चल रही है, संसाधनों पर कब्जे की राजनीति चल रही है, उसका भी एक बड़ा रोल है। यानी एक तरफ मध्य पूर्व की राजनीति, मध्य पूर्व की राजनीति में उसकी कूटनीति के बीच इजराइल की भूमिका, तीसरी तरफ अमेरिका का दुनिया भर के संसाधनों पर नजर, तीसरी तरफ सेंट्रल एशिया को लेकर के, वहां तक पहुंच बनाने को लेकर के जो ईरान की एक जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो खामनेई प्रशासन जिस प्रकार से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और वाकई खामनेई प्रशासन के स्टैंड को देखकर तो यही लगता है कि उनका स्टैंड ज्यादा नैतिक मालूम होता है बजाय अमेरिका और इजराइल के।
तो इस परिस्थितियों में आगे क्या होने जा रहा है, बिल्कुल सही कहा सिद्दीकी साहब ने कि अभी ये 48 या 72 घंटे से ये टाइम लिमिट जो दिखाई दे रही है, अघोषित टाइम लिमिट, वो आगे बढ़ने की स्थिति में है। कितना आगे बढ़ेगी और बीच का रास्ता क्या कोई निकल पाएगा? चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी उसी उम्मीद पर देखते हैं कि होता क्या है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में और मध्य पूर्व की परिस्थितियों को ईरान के बहाने हमारे दर्शकों को बेहद सरल भाषा में समझाने के लिए सिद्दीकी साहब आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।